प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण अर्थात कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण की चर्चा करेंगे, क्योंकि कार्यपालिका और संसद दोनों के संदर्भ में कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी इससे पूर्व वाले वीडियो में, जब हमने कहा था कि संसद से कार्यपालिका का निर्माण होता है, अर्थात जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिमंडल संसद से बनता है, अर्थात वो संसद के सदस्य होते हैं। इसलिए संसद के और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। परंतु जो कार्यपालिका है, जिसे हम कार्य करने वाले निकाय कहते हैं, कार्यों को क्रियान्वित करने वाली संस्था कहते हैं, जो राष्ट्रपति को डायरेक्ट सलाह देने का कार्य करती है, राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग करती है, अगर उसके पास इतनी शक्तियां आ जाती है तो अनियंत्रित हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में उसे नियंत्रित कैसे किया जाए, उस पर निरंकुश कैसे लगाया जाए, उसे किस प्रकार से प्रजातंत्र के हित में काम करने के लिए, प्रजातांत्रिक बने रहने के लिए ये किस प्रकार से कार्य करे कि जिससे वो संसद के प्रति अपना उत्तरदायित्व वास्तविक रूप से निर्वहन कर सके। तो वो जो साधन है, वो जो तरीके हैं, वो तरीके हम आपको भी बता रहे हैं। इन तरीकों के माध्यम से या इस प्रकार के प्रस्तावों के माध्यम से कार्यपालिका पर संसद के सदस्य नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। ऐसी भारतीय संविधान में व्यवस्था है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन पद्धति अपनाई गई है और संसदीय शासन पद्धति में भी ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर मॉडल पद्धति अपनाई गई है। तो यहाँ प्रश्न काल की बात करते हैं। प्रश्न काल होता है जब भी संसद का सत्र अर्थात लोकसभा का सत्र आरंभ होता है प्रतिदिन, तो उस दिन आरंभिक जनरली हम ये देखते हैं 11 से 12 बजे के बीच में संसद आहूत होती है, अर्थात सदन बैठता है। तो 11 से 12 के बीच का प्रश्न जो समय होता है 1 घंटे का, वो प्रश्न काल कहलाता है। उस प्रश्न काल में जो सांसद है वो सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, और वो जो प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों के विविध प्रकार होते हैं, और उन प्रकारों के माध्यम से मंत्रियों से जानकारी हासिल करते हैं, मंत्रियों के कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं और मंत्रियों को सुझाव देते हैं। तो प्रश्न जो है वो कितने प्रकार के हैं? तो प्रश्न काल बहुत इंपॉर्टेंट काल होता है संसद के लिए और मंत्रियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, साथ ही सांसदों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, जिससे वो अपनी बात रख पाते हैं, पूछ पाते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। एक तार्किक प्रश्न कहलाते हैं, एक अतार्किक प्रश्न कहलाते हैं, एक अल्प सूचना प्रश्न कहलाते हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के संदर्भ में 10 दिवस पहले संसद का सदस्य अर्थात लोकसभा का सदस्य जो है वो 10 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करता है कि मेरे ये प्रश्न होंगे और इस मंत्रालय से संबंधित प्रश्न होंगे। तो 10 दिन पहले प्रश्नों के बारे में नोटिस देना पड़ता है। इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न 150 शब्दों से अधिक का बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर प्रश्न जो है वो प्रश्न किसी मंत्री की मानहानि से संबंधित नहीं होना चाहिए। ये 3 प्रकार की महत्वपूर्ण व्यवस्था यहाँ होती है। अब प्रश्न आता है तार्किक प्रश्न क्या होते हैं? तार्किक का मतलब होता है जिन प्रश्नों पर स्टार लगा दिया जाता है, अर्थात तारा बना दिया जाता है, वो तार्किक प्रश्न कहलाते हैं। इसलिए इसे तार्किक प्रश्न कहा, स्टार बना। अब स्टार के साथ ये प्रश्न मौखिक पूछे जाते हैं, अर्थात मौखिक कोई भी मंत्री है मुख से पूछता है कि भाई इस क्षेत्र में इस प्रकार की जो व्यवस्था उसमें आपने कितना बजट आवंटित किया, वो कितना क्रियान्वित हुआ, इसकी कैसी स्थिति है। तो ये मौखिक प्रश्न होते हैं। तार्किक प्रश्न, तारांकित प्रश्न जो है ये मौखिक प्रश्न कहलाते हैं, जिसमें तारा अंकित है। इसी के साथ जो ये मौखिक प्रश्न है ये मौखिक रूप से दिए जाते हैं और इन पे अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अनुपूरक, अब देखिए अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं? प्रश्न में से प्रश्न निकालना, जैसे एक प्रश्न आपने पूछा उसका उन्होंने जवाब दिया, फिर उस जवाब में से प्रश्न प्रिंट करना, साहब ये नहीं बताया या ये नहीं हुआ, इसका ये होना चाहिए। तो प्रश्न तारांकित प्रश्न मौखिक प्रश्न है, स्टार लगे हुए प्रश्न है, और उन प्रश्नों में से अनुपूरक प्रश्न निकाले जा सकते हैं और उस पर चर्चा की जा सकती है। तो ये है तारांकित प्रश्न जो प्रश्न काल में मंत्री से पूछे जाते हैं। दूसरे अतारांकित प्रश्न, अर्थात अभी यहाँ इसमें इन प्रश्नों पर तारा अंकित नहीं है, इसलिए पहले ही अतारांकित है। दूसरी चीज, ये जो प्रश्न है ये लिखित में होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से नहीं दिया जाता, लिखित में उत्तर
उत्तर प्रदान किया जाता है, मौके पर उसकी चर्चा कर सकते हो कि आपका उत्तर ये दे दिया गया, ये आप ले सकते हैं। तो ये लिखित उत्तर होता है। ये तारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित में दिया जाता है। जो भी प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न का उत्तर लिखित में सदन की टेबल पर रखा जाता है। परंतु इन अतारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। आपने जो उत्तर दिया है उस उत्तर से आप संतुष्ट हैं या नहीं है वो आप लिख करके दे सकते हो, पर आप तुरंत वहां जो है अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते कि साहब इसमें ये कमी है, इसमें ये जवाब नहीं आया, इसमें ये नहीं हुआ, इसमें ऐसा होना चाहिए। ये जो अनुपूरक बातें हैं, मतलब पूरक से अनुपूरक निकालना, ये इस प्रश्न काल में अर्थात अतारांकित प्रश्नों के साथ नहीं हुआ। तीसरी जो प्रश्न है वो अल्प सूचना, नाम ही देखिए उसका क्या, अल्प सूचना। ये सारे प्रश्न तो 10 दिन पहले रखे जाते हैं सदन के पटल पर कि 10 दिन पहले मैं फला मंत्रा में संबंधित प्रश्न पूछूंगा, और ये नाम उसका अल्प सूचना, अर्थात कम समय में अध्यक्ष की अनुमति से नोटिस देकर कोई भी सांसद मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य से किसी भी विभाग से प्रश्न पूछ सकता है, और ये जो प्रश्न है कम दिनों के नोटिस पर पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों में महत्वपूर्ण प्रश्न होने के कारण, ये अल्प सूचना है ना, इसलिए कम समय में प्रश्न पूछे जाने के कारण ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों को टाला नहीं जा सकता। इन प्रश्नों का जवाब देना मंत्रिमंडल के लिए अप्रत्यक्ष में बाध्यता है, अर्थात जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर मंत्री को या जो मंत्रिमंडल को, मंत्री परिषद को देना अनिवार्य होता है। ये संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण का एक मार्ग है। दूसरा है कटौती प्रस्ताव। अब कटौती का मतलब है जो भी प्रस्ताव अर्थात बजट संबंधी प्रस्ताव रखे जाते हैं, बिल रखे जाते हैं, अध्यादेश रखे जाते हैं, वो प्रस्ताव उनमें अगर कटौती की जाती है, सरकार के द्वारा प्रस्ताव रखे जाते हैं, इन प्रस्तावों में अगर कटौती हो जाती है, इसका मतलब चर्चा कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, पर आपने एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि कितने % इसमें से कटौती कर दी जाए और पूरी संसद बहुत लगा दे, तो कटौती प्रस्ताव का मतलब हुआ कि उस मंत्रिमंडल से सदन का विश्वास उठ गया है। अतः या तो सदन त्याग पत्र देगा, या सदन बदलेगा, या सदन लोकसभा को भंग कर देगा। तो ये मतलब महत्वपूर्ण है कि कटौती प्रस्ताव आने का मतलब है अगर कटौती पारित हो जाती है प्रस्ताव तो सरकार चली जा सकती है। तीसरी ओर है काम रोको या स्थगन प्रस्ताव। काम रोको, नाम इसका काम रोको मतलब काम को स्थगित कर लो। जिस विषय पर चर्चा चल रही है, जो विधेयक चर्चा के अंतर्गत है, उसको एक समय अर्थात उस समय तत्काल रोक दिया जाए, उसे स्थगित कर दिया जाए और उसके स्थान पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात महत्वपूर्ण कोई विवाद है या कोई घटना घटित हो रही है या कोई देश के ऊपर महत्वपूर्ण चर्चा का बिंदु बन जाता है, तो वो कहते हैं कि इस प्रस्ताव काम रोको प्रस्ताव आएगा कि इस समय जो चर्चा चल रही है उसको रोक दिया जाए और उसके स्थान पर ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर सदन के मध्य चर्चा होनी चाहिए। वो काम रोको प्रस्ताव कहलाता है स्थगन प्रस्ताव। इस समय मंत्री जो हैं वो उनके जवाब देते हैं, प्रश्नों के विषय पर चर्चा होती है और मंत्रियों की कमियों को भी यहाँ बताया जा सकता है और मंत्रियों को सुझाव भी दिए जा सकते हैं और मंत्रियों की जो है विभिन्न प्रकार की समीक्षा भी इसके मध्य की जा सकती है। ये जो है तत्कालीन स्थिति को देखते हुए ये उत्पन्न होते हैं, अर्थात अचानक कोई घटना घटित हो जाती है या संसद सदस्य के सामने कोई विचाराधीन मुद्दा रख दिया जाता है, तो उस मुद्दे के ऊपर काम रोको प्रस्ताव ला करके जो चर्चा की जाती है, अब उस चर्चा में वाद विवाद, देखिए प्रस्ताव रखा है काम रोको का, उसमें वाद विवाद करने का अधिकार कि जैसे सरकार ने कुछ कहा, प्रतिपक्ष जो है उसके जवाब दे रहा है, ये जो है चर्चा के दौरान कहने का दिया हुआ कि ये जो चर्चा होगी उसमें वाद विवाद होगा या नहीं होगा, ये निर्णय अध्यक्ष की अनुमति से होता है। ये अध्यक्ष का डिसीजन है, वो चाहे तो उसमें वाद विवाद की अनुमति दे, चाहे तो केवल विचार की बात करें कि आप अपने विचार दो, वो अपने विचार देगा और किसी प्रकार के प्रस्ताव की बात नहीं होगी, उसके ऊपर जो है वोटिंग नहीं होगी। ये निर्णय सारा जो करना है ये काम रोको प्रस्ताव के संदर्भ में अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र का विषय है, परंतु काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से संसद के सदस्यों द्वारा, विपक्ष के द्वारा भी मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा और मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का कार्य होता है। नेक्स्ट है सरकारी विधेयक। सरकारी अर्थात दो प्रकार के विधेयक होते हैं, प्राइवेट विधेयक, एक सरकारी। जो सरकारी विधेयक है वो
सरकार और मंत्रिमंडल के द्वारा रखे जाते हैं। और अगर ये सरकारी विधेयक असफल हो जाते हैं, अर्थात मंत्रिमंडल की जो ये विधेयक रखे गए हैं इनको संसद स्वीकृति नहीं देती है, तो एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, मंत्रिमंडल के प्रति संसद का विश्वास हो जाता है। ऐसी स्थिति में संसद को या तो त्याग पत्र देना पड़ता है या राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है। इसलिए सरकारी विधेयक जनरली स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि पहले वो मंत्रिमंडल में डिसाइड हो जाते हैं और डिसाइड होने के बाद संसद में उसके बारे में बताया जाता है, उसके बिल के संदर्भ में अन्य। इसलिए सरकारी जो विधेयक है वो करीब करीब अस्वीकृत नहीं होते हैं या उन्हें वापस ले लिए जा सकते हैं, पर अस्वीकृति की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार जा सकती है। अविश्वास, जो भी सरकार है उसके प्रति जो लोकसभा है उसके 50 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव रखा जा सकता है, पेश किया जा सकता है। और उस अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के विरुद्ध, सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं। सरकार विश्वास में नहीं है ये कहा जाता है। कई बार सरकार विश्वास मत भी प्राप्त करती है, जैसे राजस्थान में अभी गहलोत सरकार ने विश्वास मत रखा और विश्वास मत प्राप्त किया। विपक्ष ने कहा था कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। जब उप जो मुख्यमंत्री है उसके द्वारा इस प्रकार अपने उप मुख्यमंत्री राजेश पायलट के द्वारा जो घटना घटित हुई, उसके तत्काल पश्चात जो सरकार का राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव रखा वो विश्वास प्रस्ताव। तो एक होता है विश्वास प्रस्ताव, एक होता है अविश्वास। तो अविश्वास जनरली विपक्ष लाता है और विश्वास प्रस्ताव सरकार के सदस्य अर्थात सरकार लाती है। जब उसे, क्योंकि जब भी विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो 6 महीने तक उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती है, सरकार स्थायी सरकार कहलाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव सदन के 50 सदस्यों के मिनिमम द्वारा रखा जाता है और अगर ये उस पर वाद विवाद होता है, वोटिंग होती है और उसके पश्चात निर्णय होता है। और अविश्वास प्रस्ताव सरकारों के कार्यकाल की निर्धारित समय सीमा को कम या समाप्त भी कर सकता है। एक होता शून्यकाल। शून्यकाल का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। शून्यकाल का मतलब होता है जो अभी मैंने बताया था आपको प्रश्नकाल, अर्थात सदन के प्रथम 1 घंटे में जो होता है कार्यकाल वो प्रश्नकाल होता है और उसके 1 घंटे बाद अर्थात जैसे 11 से 12 प्रश्नकाल हुआ, 11 से 12 प्रश्नकाल है, तो 12 से 1 बजे अर्थात लगभग समय जो होगा वो 12 से 1 बजे के समय शून्यकाल कहलाता है। शून्य का मतलब होता है उस समय सदन में सभी सदस्य और मंत्री लोग जो बैठे रहते हैं उसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना नोटिस दिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सरकार के बारे में चर्चा की जा सकती है। अब इस शून्यकाल के लिए हर व्यक्ति को इंतजार रहता है, क्योंकि अपनी बात बिना नोटिस दिए, बिना लिखित में दिए आप पूछ सकते हो तुरंत ही। कोई भी घटना, जैसे आज कोई घटना हुई उसके बारे में तुरंत पूछ लोगे, अन्य कोई घटना के बारे में पूछ लोगे, पुरानी के बारे में पूछ लोगे। तो ये जो शून्यकाल है इसमें संसद के जो सदस्य हैं उन सदस्यों का एक विशेषाधिकार है कि वो इस 1 घंटे में विभिन्न प्रकार के मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ स्थिति क्या होती थी कि इसमें सभी व्यक्ति प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो कभी एक खड़ा हो गया, कभी 2 3 लोग 3 लोग, तो उनके जवाब प्रॉपर नहीं आ पाते, तो उन अव्यवस्था सी फैल जाती थी, असंसदीय भाषा का कभी इस्तेमाल हो जाता था। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस शून्यकाल को 1990 के बाद व्यवस्थित करने का कार्य किया। व्यवस्थित अर्थात शून्यकाल के अंदर भी जो व्यक्ति संसद के जो सदस्य हैं सारे सदस्य एक साथ प्रश्न नहीं पूछेंगे, आसन पर आकर खड़े नहीं होंगे, वो अपने अपने जो बात कहना चाह रहे हैं वो जो अध्यक्ष की अनुमति से कहेंगे और अध्यक्ष उन्हें अनुमति देगा विषय की गंभीरता, विषय की गहराई और विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए कि ये विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहले अन्य लोगों की चर्चा के प्रश्नों को रोका जाता है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है इनके द्वारा उठाया गया, या ये जो बात कह रहे हैं ये सदन के लिए महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, सरकार के लिए आवश्यक है जवाब देना। उन विषयों का एक प्रकार से उनकी कैटेगरी कर दी जाती है, प्रथम ये पूछेगा, सेकंड ये पूछेगा, थर्ड ये पूछेगा, इस पार्टी का पूछेगा, वो पूछेगा। तो ये व्यवस्थित कर दिया गया है 1990 के बाद। तो अब जो शून्यकाल है तो
तो शून्यकाल बिना सूचना के आप प्रश्न पूछ सकते हैं, सभी प्रकार की वार्ताएं कर सकते हैं, सदन के पटल पर अपनी जो है बात रख सकते हैं, अपने क्षेत्र की बात रख सकते हैं, परंतु ये एक व्यवस्थित रूप उसे देने का कार्य किया गया है, जिसके लिए अध्यक्ष की अनुमति अब आवश्यक है। ऐसे ही नहीं आप खड़े हो गए अपने प्रश्न पूछ रहे, अध्यक्ष की अनुमति से वो वहां पर जाके बोलते हैं, लिख देते हैं अध्यक्ष को रिटर्न में कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, इससे संबंधित है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका पर संसद अर्थात लोकसभा इन प्रस्तावों के माध्यम से नियंत्रण करती है और उन्हें संसद के प्रति सदैव उत्तरदायी बने रहने के लिए बाध्य करती है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि जैसे संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, ऐसे ही कार्यपालिका भी संसद को नियंत्रित करती है। और आजकल अगर देखा जाए तो ज्यादातर कार्यपालिका की शक्ति की अभिवृद्धि हो गई है और कार्यपालिका संसद को ज्यादा नियंत्रित करती है। अब प्रश्न आता है कि कार्यपालिका कैसे नियंत्रित करती है? तीन महत्वपूर्ण बात हम करेंगे इस वीडियो में छोटी सी बात करते समय। पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि जो विधि निर्माण होता है, कानूनों का निर्माण होता है, ये कानूनों का निर्माण कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। तो कैबिनेट प्रस्ताव लाती है और वो प्रस्ताव सदन में रखे जाते हैं, उसके वितरण किए जाते हैं और उन वितरण के पश्चात किस विषय पर कानून बन जाएगा उसकी मोटी मोटी रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है और उस रूपरेखा के आधार पर कानून का निर्माण होता है। जबकि कानून निर्माण का काम संसद का है, कार्यपालिका का नहीं, परंतु कार्यपालिका उसे निर्देशित करने का कार्य करती है, मोटे रूप से अस्पष्ट बिंदु बनाने का काम करती है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और मंत्रिमंडल देश की आवश्यकता अनुसार विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव लाता है, तो वो विधि निर्माण का काम उसके आता है। दूसरा, विधि निर्माण के साथ एक चीज और जुड़ी कि संसद के सदस्य अधिक हैं, समय का अभाव है और सारे व्यक्ति मिलकर के एक साथ किसी कानून को बना नहीं सकते, तो यहाँ प्रदत्त विधायक अपनाया गया, अर्थात एक कमेटी बना दी जाती है, विभिन्न प्रकार की कमेटियां हैं, उन कमेटी को वो प्रस्ताव दे दिया जाता है, कमेटी उस पर आंतरिक रूप से चर्चा करती है, चर्चा के पश्चात उसका प्रतिवेदन बनाती है और वो प्रतिवेदन मंत्रिमंडल के माध्यम से संसद में रखा जाता है। तो विधि निर्माण का काम अब संसद का नहीं रहा, अब ये विधि निर्माण का काम कमेटियों का हो गया, अब संसद के संचालन का काम कमेटियों का हो गया। इस प्रकार से उन सांसद और विधायकों के पास विधि निर्माण के संदर्भ में केवल मात्र या तो उसको बजट स्वीकृति देना है या उस अध्यादेश को अस्वीकृत करने का विशेषाधिकार है उनके पास। निर्माण का काम एक सीमित मात्रा में हो गया है, वो अपने प्रस्ताव दे सकते। दूसरा है बजट पर नियंत्रण। जो सरकार का बजट है, देश का वार्षिक बजट है, देश की जो राष्ट्रीय नीति है, वो निधि मंत्रिमंडल के माध्यम से बजट रखा जाता है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से और उस बजट पर जो बजट स्वीकृत हो जाता है संसद के माध्यम से पारित हो जाता है, उस बजट को खर्च करने का अधिकार भी मंत्रिमंडल के मंत्री को है। अर्थात जितना बजट पारित हुआ उस बजट को कैसे खर्च करना है, किस मद में खर्च करना है, मदे पारित हो गई, पैसा पारित हो गया, अब उसे कैसे किस प्रकार से अर्थात उसकी स्वीकृति से, मंत्री की स्वीकृति से, मंत्री द्वारा उसे खर्च किया जाता है। तो इस प्रकार जैसे संसदीय कोटा है या अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यालय खर्च हैं या अन्य क्षेत्रीय खर्च है, इस प्रकार के खर्चों के लिए मंत्रिमंडल के सदस्यों पर ये सदस्य निर्भर रहते हैं और इस प्रकार से बजट बनाने के काम के माध्यम से और विधि निर्माण के माध्यम से संसद पर ये नियंत्रण कार्यपालिका का स्थापित हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या क्यों होता है? क्योंकि एक तो संसद के सत्र कम बैठते हैं, एक सत्र से दूसरे सत्र के मतलब 6 महीने का अंतराल किया जा सकता है और देश में अगर देखा जाए तो 3 प्रकार, शरदकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और वर्षाकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं वर्ष में एक प्रकार से देखा जाए। और उन सत्रों की जो सत्रों के दिनों की संख्या है, उन दिनों की संख्या कम हो जाती है। कोई भी सरकार ज्यादा लंबा समय सत्र नहीं चलाना चाहती है, कम से कम संसद को फेस करना चाहती है और आवश्यक होती है तो अध्यादेश के माध्यम से कानून निर्माण का काम करना चाहती है। संसद को फेस करने की स्थिति कम होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संसद के सदस्यों के पास एक और कम समय है, 10 दिन, 15 दिन, पूरे साल में 40 दिन या 60 दिन से ज्यादा चर्चा नहीं होगी, तो उनके पास समय का अभाव, समय के साथ उनके पास जानकारी का अभाव। जानकारी क्या है? मंत्रिमंडल के पास जानकारी है, वो जानकारी देता है, उसके माध्यम से वो कार्य करते हैं, वो या फिर वो जानकारी और तथ्यों को जुटाने का काम करते हैं। तो हर सांसद और
सांसद जो है वो इस प्रकार से इतना योग्य और शिक्षित और पारंगत नहीं होता कि उस विषय के संदर्भ में जानकारियां जुटा पाए। इसलिए एक और जानकारी का अभाव, दूसरे समय के अभाव के कारण, तीसरी ओर बजट पर नियंत्रण के अभाव के कारण, एक विधि निर्माण के संबंध में कानून की भाषा और प्रक्रिया को नहीं समझ के अनजान की स्थिति के कारण संसद के ऊपर कार्यपालिका अपना नियंत्रण स्थापित करती है। और अंतिम जो नियंत्रण है, जो बहुत बड़ा एक अधिकार है जो मंत्रिमंडल के पास है, वो अधिकार ये है कि लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करने का अधिकार मंत्रिमंडल के पास है। अब भारतीय संविधान में ये साफ लिखा गया है कि मंत्रिमंडल के परामर्शानुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति वही कार्य करता है जो मंत्रिमंडल परामर्श देता है। इस प्रकार से जैसे लोकसभा को भंग करने के लिए मंत्रिमंडल कह देगा, तो कोई भी सांसद तुरंत जनता के समक्ष नहीं जाना चाहता। एक और तो उसमें पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है चुनाव में। एक सांसद विधायक जो है अगर चुनाव लड़ता है तो लगभग जो है, अगर हम देखा जाए अघोषित रूप से, तो 10 से 15 लाख तो स्वीकृत है, परंतु करोड़ों रुपए एक एक चुनाव में एक एक सांसद के में खर्च हो जाता है, जैसे अन्य आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इतना रुपया लगाकर वो जनता के सामने सीधा जाना नहीं चाहता। दूसरी चीज, लोकसभा भंग करने का मतलब अपने समय का और अपनी जनता के पास जाने की, उससे डरता है। तीसरी ओर अगर हम देखें तो लोकसभा का संचालन मंत्रिमंडल के हाथ में, और मंत्रिमंडल जो है जैसे राष्ट्रपति को परामर्श देगा, राष्ट्रपति उसे भंग कर देगा, चाहे वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल अल्पकालिक ही क्यों ना हो। जैसे आप अगर देखना चाहें तो भारतीय संसद के अंदर जो चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने संसद को फेस भी नहीं किया और उन्होंने सिफारिश की राष्ट्रपति से कि भाई संसद को भंग कर दिया जाए, और नहीं चाहते हुए भी संसद भंग हुई और मध्यावधि चुनाव हुए। ऐसे वीपी सिंह की सरकार के समय में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। तो लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है, ये बहुत बड़ा अधिकार संसद के पास नहीं है, ये कार्यपालिका के पास है। और संसद की आयु को घटा देना या संसद को समाप्त कर देने का ही इतना बड़ा जो वीटो है, ये कार्यपालिका करने के कारण कार्यपालिका डरा के इसके कि मैं, अगर तुम इस प्रस्ताव को पास नहीं करोगे, सरकारी विधेयक को पास नहीं करोगे, एक कटौती प्रस्ताव कर जाओगे या इस प्रकार का विश्वास करोगे, तो हम संसद को ही भंग कर देंगे। तो ये अप्रत्यक्ष में नियंत्रण का कार्य करता है मंत्रिमंडल का, जो संसद को नियंत्रित करती है। और मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ती जा रही है, संसद की शक्तियों का ह्रास हो रहा है। और यही संसदीय शासन प्रणाली में, चाहे वो उत्तरदायित्व की बात करते हो, दोहरे उत्तरदायित्व की बात हो, संसद के प्रति जनता हो, संसद के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी है, परंतु व्यवहार में उत्तरदायी होने के बाद भी वो अप्रत्यक्ष में संसद को नियंत्रित करने का कार्य करती है। जिस समय काल परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के नेतृत्व की शक्ति के कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम प्रधानमंत्री के कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में, दायित्वों के बारे में चर्चा करेंगे।